नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल के श्रृंखला संख्या तो दरअसल जो अब तक के दर्शकों से एक बेहतरीन प्यार मिला हम लोगों के चैनल को, तो उसमें मूल जो हम लोगों ने अबाउट इंडिया में रखा था वह मूल रूप से सांस्कृतिक विशेषताओं के ऊपर बल दे रहे थे। परंतु कई पाठकों का सुझाव ये आया कि आपने जब अबाउट इंडिया चैनल का नाम रखा और अबाउट इंडिया, तो निश्चित तौर पर भारत की अन्य बातों के बारे में भी जिक्र होने चाहिए। अब भारत की अन्य बातों के बारे में जिक्र का तात्पर्य क्या है? तो निश्चित है इसमें भारत की के अन्य विषय को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं कि भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का समाज, भारत की राजनीति, भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, यानी एक कंप्लीट पैकेज हो भारत के बारे में। निश्चित है ऐसे सुझाव मुझे भी अच्छे लगे और इसी उद्देश्य के तहत मैंने अब इस चैनल के माध्यम से उसका विस्तार कर दिया है और अब हम लोग एक नई श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं, जिसमें शुरुआत कर रहे हैं हम लोग भारत के भूगोल से। निश्चित है भारत के भूगोल के अंतर्गत अभी जो मौसम है, जो मौसम चल रहा है, उस मौसम में भारत के भूगोल के अंतर्गत जो विषय मैंने लिया, उस विषय को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर लू या हीट वेव निश्चित है प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि अभी जो महीना चल रहा है मई और जून का, तो इस महीने में दरअसल भारत में लू या हीट वेव की बड़ी जो है वह कठिन मौसम के रूप में देखा जाता है और लू और हीट वेव का प्रभाव जो है वह बहुत ही बड़ा प्रभाव देखा जाता है। तो निश्चित है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं, हम लोग सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि लू कब होता है। सामान्यतः अप्रैल से जून माह के मध्य लू या हीट वेव देखा जाता है। यही वो समय काल है जब सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधी पड़ रही होती हैं। कि लू और हीट वेव कहाँ चलती है, पहले तो यह देखें। तो अगर भारत के राज्यों को देखा जाए तो प्रधानतः लू का प्रभाव जो है वह इन्हीं राज्यों में देखा जाता है और यहाँ जो हम लोग देख सकते हैं कि इस मानचित्र के अंदर जैसे देखा जाए कि राजस्थान है, इसके बाद पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। ये लू के प्रमुख रूप से पारंपरिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, यानी लू का जो पारंपरिक क्षेत्र है वह। तो लू है क्या? तो लू एक गर्म हवा है और इस गर्म हवा में न सिर्फ तापमान उच्च रहता है बल्कि बालू के कण भी मौजूद होते हैं। बालू के कण और बहुत ही जो है वह टाइनी पार्टिकल्स, यानी बहुत ही छोटे महीन कण, और उन महीन कणों की उपस्थिति के साथ ही बालू के कण जो है वह जो होते हैं वह इस स्थिति को और थोड़ा गंभीर बना देते हैं। तो यहाँ जो है इसको हम लोग कहें कि लू का पारंपरिक क्षेत्र है। परंतु लू का पारंपरिक क्षेत्र है ये, और लू की यह पारंपरिक परिभाषा भी मैंने बताई। लेकिन वर्तमान समय में लू के संदर्भ में देखा जाए तो परिभाषाओं में कुछ परिवर्तन आए हैं और निश्चित है जब हमारा संविधान की व्याख्या बदलती रहती है तो लू की परिभाषा बदलना तो कोई जो है वह बड़ी बात नहीं है। तो लू की परिभाषा बदली और मौसम विभाग ने, यानी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लू की परिभाषा के संदर्भ में कुछ विशेष बातों को सामने रखा है और बताया कि जब जो है वह मैदानी क्षेत्र में कोई गर्म हवा चल रही हो और उस गर्म हवा का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो उसे लू कहा जाएगा। तटीय क्षेत्रों यानी कोस्टल एरिया में जब तापमान, हवा का तापमान यानी वायु का तापमान जो है वह 37 डिग्री से ऊपर चला जाए तो वह लू कहलाएगा। और जब जो है पहाड़ी क्षेत्र यानी पर्वतीय क्षेत्रों में भी जब हवा का तापमान यानी वायु का तापमान जो है वह अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा तो वह लू कहलाएगा। इसका मतलब है लू की परिभाषा का विस्तार किया गया।
और जब लू की परिभाषा का विस्तार किया गया तो निश्चित है कि लू के क्षेत्र का भी विस्तार जो है वह हो जाएगा। तो लू के क्षेत्र का विस्तार हो गया। और आज अगर देखा जाए तो पारंपरिक देखा जाए तो जो क्षेत्र थे उसको तो मैंने बताया। आज लू के प्रभाव का क्षेत्र अगर देखा जाए तो यह एक बड़ा क्षेत्र आज हमें लू के प्रभाव के क्षेत्र के रूप में दिखाई दे रहा। और विशेषकर मैं जो क्षेत्र आप लोगों को इंडिकेट कर रहा हूं यह लू का सबसे सघन क्षेत्र है। इसका मतलब है कि लू का प्रभाव इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखा जाता है। और यहां पर दरअसल अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में तापमान जो है वो 43 डिग्री से लेकर और 48 डिग्री के मध्य जो है वह इस समय तापमान चल रहा है। तो यह एक आईएमडी का बिल्कुल अभी का एक मैप मैंने लिया और इस मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ पर 43 यानी 43 से 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। तो निश्चित है कि लू के क्षेत्र का विस्तार हो गया। और इसके बाद यही नहीं, अब इसके पश्चात अगर हम लोग देखें तो यह क्षेत्र लगभग जो है वह यह क्षेत्र 40 डिग्री सेल्सियस तक का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। तो अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस तक का दिखाई दे रहा है और इसमें पर्वतीय क्षेत्र शामिल है तो निश्चित है कि वहां पर भी लू चल रहे हैं। यानी खास करके शिवालिक के फुट हिल्स इलाके में जो गिरिपादीय क्षेत्र है शिवालिक का वह, और जो कुछ कोस्टल एरिया है इस कोस्टल एरिया में भी लू का प्रभाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लू का प्रभाव कुछ गुजरात के क्षेत्रों में और कुछ जो है वह पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी लू का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है लू का विस्तार हो गया। जो आईएमडी ने परिभाषा बदली उससे जो है लू के क्षेत्र का विस्तार हो गया। पारंपरिक रूप से बहुत ही छोटे से क्षेत्र में लू माना जाता था, लेकिन अब जो है नई परिभाषा के अनुसार लू का विस्तार हो गया। अब यहां मुद्दा है कि ऐसे अगर विस्तार हो गया तो लू की इस हवा की उत्पत्ति होती कहां से है। तो अगर इस हवा की उत्पत्ति को देखा जाए तो सच्चाई यह है कि इस हवा की उत्पत्ति वास्तव में अरब सागर से आने वाली कुछ हवाओं से होती है। तो अरब सागर से कुछ हवाएं जो है वह आती हैं और वह स्थलीय भागों की ओर आकर्षित होती हैं, और विशेष करके कहां तो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में। इस सिंध या सिंध प्रांत का क्षेत्र है जो हम लोगों ने यहां पर रेड कलर से किया। यह पाकिस्तान का सिंध प्रांत का क्षेत्र है। वहां एक लो प्रेशर बन जाता है और वो लो प्रेशर से हवाएं आकर्षित होती हैं। तो कुछ जो है वह निश्चित है कि कुछ जो है वह आर्द्रता भी आती है, लेकिन आर्द्रता की मात्रा इतनी नहीं होती है कि उसमें वर्षा हो। आर्द्रता की मात्रा इतनी नहीं होती है कि वर्षा हो। तो हवाएं आई और जो है वह कुछ तटीय क्षेत्रों में, कराची आदि के क्षेत्रों में कुछ थोड़ी बहुत कभी कभी वर्षा हो भी जाती है धूल भरी आंधी वगैरह के साथ। धूल भरी आंधी के साथ जो है वह वर्षा हो भी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, होती है। लेकिन जो ये क्षेत्र है यह लो प्रेशर, यहां पर आकर जो है वह क्या होता है कि RH वैल्यू उसका यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं वह कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। तो तापमान बढ़ने से यहां वर्षा की संभावना कम हो जाती है। और वर्षा की संभावना क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अगर यहां पर हम अगर देखें इस मानचित्र के संदर्भ में, तो इस मानचित्र के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये थार का मरुस्थल है। यह थार मरुस्थल है। यहां पर पाकिस्तान का चोलिस्तान मरुस्थल है। इसे हम चोलिस्तान मरुस्थल कहते हैं। और यह मरुस्थल पाकिस्तान का थार क्षेत्र है। यानी सिंध क्षेत्र में जो थार है वह, और यह भारतीय क्षेत्र का थार। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो यहां एक बड़े क्षेत्र में मरुस्थलीय वातावरण का विकास जो है वह देखने को मिलता है। इतने बड़े क्षेत्र में मरुस्थलीय वातावरण का विकास देखने को मिलता है। और जैसे ही ये हवा जो है वह सिंध प्रांत में आती है, अब फेरल के नियम के अनुसार यह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि निश्चित है उत्तरी गोलार्ध में जब भी कोई हवा चलनी शुरू होगी तो वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। तो यहां से हवाएं जो है वह क्या हुई, अपने दाहिनी दिशा की ओर मुड़ गई। और दाहिनी दिशा की ओर जैसे मुड़ी तो पाकिस्तान के क्षेत्र से प्रवेश करके यह भारतीय क्षेत्र में यह प्रवेश कर गई। तो ये लू का ट्रेडिशनल जो
कहा जाए लू की हवा है वो ट्रेडिशनली इसी प्रकार आती थी। तो भारत में हम लोगों ने जो पढ़ा वह यह कि भारतीय क्षेत्र से यानी थार मरुस्थल क्षेत्र से आती है, लेकिन वास्तव में थार मरुस्थल भारतीय क्षेत्र से ना आकर के यह सिंध क्षेत्र से आती है, सिंध के थार क्षेत्र से आती है और साथ साथ कुछ चोलिस्तान के क्षेत्र से भी आती है, जो पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक मरुस्थल है। और इससे जो है वह हवाओं का विस्तार हो जाता है। लेकिन अब तो परिभाषा ही बदल दी गई और नई परिभाषा के अनुसार जितने भी जो है वह क्षेत्र हो, कहीं भी 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान अगर मैदानी क्षेत्र का होगा या पठारी क्षेत्र का, तो वह जो है वह क्या हो जाएगा, वह लू का प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा। तो लू के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार हो गया। अब मुद्दा है कि अगर यह लू का प्रभाव क्षेत्र विस्तारित हो गया तो क्या लू एक भारत में आपदा भी है? तो निश्चित तौर पर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो लू को आपदा मानी जाती है। क्यों आपदा मानी जाती है? क्योंकि इससे हर साल गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2000 के आसपास तक मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर एनसीआरबी का डाटा जो है वह देखें तो मैं आपको एक एनसीआरबी का डाटा जो है वह दिखा रहा हूं, जो 2018 से लेकर 2021 तक का एनसीआरबी का डाटा रिलीज्ड डाटा है। उसके अनुसार से देखा जाए तो 2018 में भारत में 890 जो मृत्यु हुई थी, 2019 में 1274 मृत्यु हुई थी, 2020 में 530 और 2021 में 374। अगर आप जो है ये 2020 और 2021 में मृत्यु लू से इसलिए कम हुई क्योंकि कोरोना का काल था, लोग घर में थे, इसलिए मृत्यु जो है वह घट गई थी। ऐसा नहीं था कि लू का प्रभाव कम हो गया था, वास्तव में कोरोना का काल था और लोग घरों में थे, इसलिए मृत्यु कम हो गई थी। लेकिन ये आप देखिए कि एनसीआरबी भी बता रहा है कि 1200 के आसपास से वह मृत्यु हुई थी 2019 में। निश्चित है कि एनसीआरबी के अनुसार भी लगभग 1000 के आसपास की मृत्यु होती है और गैर सरकारी आंकड़े जो है इसको 2000 के आसपास बताते हैं कि यह मृत्यु दर है। तो यह आप अगर तुलना करें किसी दूसरे जो है वह आपदा से, भारत में क्या भारत में भूकंप से इतनी मृत्यु होती है, क्या भारत में बाढ़ से इतनी मृत्यु होती है, तो आंसर आएगा नहीं, इतनी मृत्यु कहीं किसी आपदा से नहीं होती है। यानी आपदा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ी आपदा ये जिससे मृत्यु दर जो है वह अधिक होती है वह लू का एक जो है प्रभाव, और इसके अलावा घरेलू जो मवेशी होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है और उनकी संख्या 20-25 हजार से ज्यादा जो है वह बताई जाती है। यानी उतने ज्यादा मवेशियों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर यह आपदा है तो कैसे बचाव किया जाए? निश्चित तौर पर इसके आईएमडी ने इसके संदर्भ में बहुत सारे जो है वह लू के संदर्भ में बचाव के तरीके भी बताए हैं। जैसे घरों के बाहर खिड़कियों में दर में खास करके रिफ्लेक्टर्स लगा दिए जाएं, जो जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे जो काटन होते, काटन के गत्ते के ऊपर जो है वो आप नॉर्मल जो है अगर एल्यूमिनियम फॉयल भी अगर हम लगा दें तो एक रिफ्लेक्टर के रूप में काम करने लगता है। घरों के बाहर जो दीवार होते हैं उसको सफ़ेद रंग से रंगना ये रिफ्लेक्टर का काम करता है। लेकिन जो दरवाजे हैं उन दरवाजों पर काले रंग के पर्दे लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि काले रंग के पर्दे जो है वह क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और ठंडी हवाओं को प्रवेश करने देते हैं, जिससे जो है थोड़ा तापमान कम हो जाता है। इसके अलावा निश्चित है कि घर की छतों आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। वेंटिलेशन जो बनाए जाने चाहिए वो पूर्व दिशा में बनाए जाने चाहिए या उत्तर दिशा में, क्योंकि भारत में इन्हीं दो दिशाओं से ठंडी हवाएं आती हैं। उत्तर दिशा से हिमालय के कारण और पूर्व दिशा से बंगाल की खाड़ी के कारण ठंडी हवाओं का प्रवेश जो है वह होता है। तो ये वेंटिलेशन जो है वह वहाँ से जरूर होना चाहिए। ये सब जो है वह, इसके अलावा पारंपरिक रूप से देखा जाए तो हमारे घरों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर दीवारें जो बनाई जाती थी कमरे की या घरों की दीवारें वो मोटी बनाई जाती थी, जिससे तापमान जो है वह कम जो है वो प्रवेश कर पाता था आंतरिक भागों में, या फिर मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, गोबर का प्रयोग किया जाता था, जो अब नहीं हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर दीवारों को अगर मोटा रखा जाए तो निश्चित है कि उससे जो है वह तापमान कुछ कम होगा। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और इसमें निश्चित तौर पर जैसे खास करके एम्प्टी स्टोमक यानी खाली पेट कभी नहीं रहना चाहिए, या फिर जो है वह पानी जो है वह पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए, या साइट्रस फ्रूट जो खट्टे होते हैं खट्टों का भी सेवन करना चाहिए। इससे हमारा जो है वह जो सर्कुलेशन है और मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो है वह लू के प्रभाव को निश्चित तौर पर
कम करने में भूमिका निभाता है। तो आज जो है वह हम लोगों ने इस श्रृंखला में यहाँ तक रखा, यानी हीट वेव्स के बारे में हम लोगों ने जाना। निश्चित है कि आगे की श्रृंखलाओं में हम लोग कुछ न कुछ भारत के बारे में जो है वह करते रहेंगे, भारत के बारे में जो है वह चर्चा करते रहेंगे, और उसमें हो सकता है कि कुछ भी विषयों को शामिल करें, यानी भूगोल कभी, कभी इतिहास, कभी जो है संस्कृति, कभी समाज, किसी भी विषय को शामिल करेंगे ताकि भारत के बारे में जानना हम लोगों को अच्छा लगता भी है और जो है वह हम इससे लाभ भी ले सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।